मेरा दोस्त एक ट्रैजिक वेब नॉवल के रियल यंग मास्टर के अंदर ट्रांसमिग्रेट हो जाता है और मैं उसका वर्ड एडिट सिस्टम बन जाता हूँ। हर लाइन में मैं सिर्फ एक हिस्सा बदल सकता हूँ। उससे एक स्कीमिंग फेक यंग मास्टर और उसकी बायस्ड फैमिली से डील करने में मदद करने के लिए मैं उसके लिए पूरी स्टोरी रीराइट करने में अपनी पूरी जान लगा देता हूँ। ऑर्फनेज में उससे लेने आया बटलर उससे नीचा दिखाता है। नाथान अपना सामान पैक करने में मदद नहीं करता, इसलिए बटलर नीचे खड़ी लग्जरी कार की तरफ वापस जाने लगता है। मैं हेडबैग को जंप में बदल देता हूँ। अगले ही पल घमंडी बटलर का शरीर उसकी मर्जी के खिलाफ खिड़की की तरफ दौड़ पड़ता है और वो खिड़की से जंप कर देता है। सीधा नीचे खड़ी लिमोजीन के ऊपर जा गिरता है। नथन हैरानी से कहता है, बटलर विल्सन, आप सीढ़ियों से नीचे क्यों नहीं गए? आप तो सीधा खिड़की से जंप कर गए। आप सच में बहुत इम्पेशेंट हैं। ऑर्फनेज के सब लोग हैरान रह जाते हैं। ड्राइवर के पास बटलर विल्सन को पहले हॉस्पिटल ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। ये खबर सुनने के बाद चैन फैमिली को नाथन को लेने के लिए किसी और को भेजना पड़ता है। कार में नाथन मुझसे कहता है, ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा फेवरेटिज्म करती है। इन्होंने असली मेल लीड की ज़िंदगी नरक बना दी। भाई, बाद में मेरे लिए इस स्क्रिप्ट को खुलकर रीराइट करना। टेंशन मत लो, मैं पक्का इसे सैटिस्फाइंग बना दूंगा। जब नाथन को चैन मैंशन के लिविंग रूम में लाया जाता है, तब फादर चैन, मदर चैन और उसका बड़ा भाई मार्कस सब वहीं होते हैं। तीनों सोफा के पास रोते हुए फेक यंग मास्टर एडन को तसल्ली दे रहे होते हैं। मदर चैन नाथन के फेट पुराने कपड़ों को देखकर ठंडे अंदाज में कहती है, कोई हैरानी नहीं, ऑर्फनेज में पाला बड़ा है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। कोई इससे ले जाओ और इसके साथ जो बाड लक आई है उसे धो दो। वो एडन को गले लगाकर प्यार से कहती है, एडन, तुम ही वो हो जिसे मम्मी ने अपना खजाना समझकर पाला है। वो गांव का लड़का तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है? फादर चैन और मार्कस नाथन को घिन से देखते हुए कहते हैं, सुना ना, अगर सुन लिया है तो यहां से निकल जाओ। नाथन का चेहरा बेइज्जती से लाल हो जाता है, लेकिन प्लॉट के बंधन की वजह से वो सिर्फ आंसू रोक सकता है और घबराहट में अपनी शर्ट का कोना पकड़ लेता है। भाई, जल्दी प्लॉट बदल ताकि मैं जवाब दे सकूं। मैं इन बेवकूफ़ों को अच्छी तरह सुनाना चाहता हूं। मैं तुरंत अगला हिस्सा खोलता हूं। उसमें लिखा होता है कि नाथन डर जाता है और सिर्फ ओके ओके कहता रहता है। ये बहुत ही कमज़ोर लगता है। मैं ओके को फाइट बैक में बदल देता हूं। अगले ही पल नाथन अपना सीना पकड़ता है और ज़बरदस्त जवाब देना शुरू कर देता है। तुम्हें लगता है मैं बड़ लक हूँ? मुझे तो लगता है ये पूरी फैमिली ही असली बड़ लक है। तुम लोगों को देखकर तो कुत्ते भी स्टिकी राइस चढ़ाकर दुआ मांगने लगेंगे। तुम मेरी असली माँ हो, फिर भी उससे गले लगाकर अपना खजाना कह रही हो। क्या मुझे जन्म देते वक्त अपना दिमाग डिलीवरी रूम में ही छोड़ आई थी? 18 साल खाली खोपड़ी के साथ जीना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। संभाल कर रहना, कहीं रिसर्च के लिए तुम्हें डिसेक्ट ना कर दें। मदर चैन ये सुनकर बिल्कुल शांत रह जाती है। फादर चैन गुस्से से खड़ा होकर चिल्लाता है, बदतमीज लड़के, अपनी माँ को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, सिर्फ माँ को ही नहीं, तुम्हें भी दे सकता हूँ। जिसके पास आधा दिमाग भी होता है वो अपने असली बेटे से अच्छा बर्ताव करता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग शायद उस जगह अटका हुआ है जहाँ धूप भी नहीं पहुँचती। तभी किसी गैर को बेटा बनाकर अपने असली बेटे को उसके लिए दांत रहे हो। संभाल कर रहना, कहीं बिजली ना गिर जाए। फादर चैन गुस्से से कांपने लगता है। मार्कस भी बीच में बोल पड़ता है, तुम जैसे गवार हरामी अपनी गांदी जुबान संभाल कर रखो। मेरी जुबान तुम्हारी जितनी गांधी नहीं है। मार्कस, क्या तुम्हारा रेक्टम सीधा तुम्हारे दिमाग से जुड़ा हुआ है? वरना हर बार मुंह खोलते ही इतना कचरा बाहर कैसे निकलता है? ज्यादा लैक्सेटिव मत खाया करो, कहीं बचा हुआ दिमाग भी फ्लश ना हो जाए। यार, इस पूरी फैमिली में मिलाकर भी एक ठीक से काम करने वाला दिमाग नहीं है। अगर पहले पता होता तो मैं कभी वापस नहीं आता। लिविंग रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है। नथन की इतनी करारी बातों से तीनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। कुछ देर के लिए उनमें से किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होता। एडन लाल आंखों के साथ खड़ा होकर कहता है, नथन, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। प्लीज मॉम को गाली मत दो डॉट डैड और मार्कस। मैं अभी इसी वक्त चैन फैमिली छोड़कर चला जाऊंगा। मैं जल्दी से देखने लगता हूँ कि आगे क्या होता है। एडन के बोलने के बाद वो मुड़कर रोते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगता है। मैं टर्न को स्पिन में बदल देता हूँ। अगले ही पल एडन अपने दोनों हाथ फैला देता है, लाटू की तरह घूमने लगता है और तेज रफ्तार से घूमता हुआ एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है। मॉम, डैड, मुझे बचाओ! एडन रोते हुए चिल्लाता है और भी तेज घूमने लगता है, सीधा मैंशन के मैं गेट की तरफ। पूरी फैमिली तुरंत उठकर उसके पीछे भागती है, लेकिन कोई भी उससे पकड़ नहीं पाता। फादर चैन चिल्लाता है,
यंग मास्टर को रोको। लेकिन उसके रास्ते में आने वाला हर सर्वेंट इस ना रुकने वाले इंसानी लट्टू से टकरा कर उठ जाता है। एडन पूरे रास्ते रोता रहता है और भी तेज घूमते हुए सीधा मैंशन के में गेट को तोड़कर बाहर निकल जाता है। नाथन फैमिली को उसके पीछे दूर तक भागते देखकर हंसी से लौटपौट हो जाता है और चिल्लाता है, एडन, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ और खाना खाओ। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगा। वो वापस मैंशन के अंदर जाता है, डाइनिंग टेबल पर बैठता है और खाना खाना शुरू कर देता है। जैसे ही नाथन कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर संतुष्टि से एक जोर की डकार लेता है, फैमिली बिखरे हुए एडन को आधा उठाकर वापस ले आती है। उसके बालों में टिंके और घास फूस अटकी होती है और उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके होते हैं। अब वो नाथन से भी ज्यादा ऑर्फनेज से आया हुआ लग रहा होता है। तुम बदतमीज लड़के, तुम्हारा भाई इस हालत में है और तुम आराम से खाना खा रहे हो? फादर चैन और मदर चैन गुस्से से चिल्लाते हैं। मैं प्लॉट चेक करता हूँ। एडन अपनी माँ के कंधे का सहारा लेकर रोता है और बेचारा सा चेहरा बनाकर कहता है, मॉम, डैड, नाथन को ब्लेम मत कीजिए। शायद उसे बहुत भूख लगी है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। मैं मुस्कुराता हूँ और लीन को क्लाइम ऑन में बदल देता हूँ। अचानक जो एडन 1 सेकंड पहले रो रहा था, वो रॉकेट की तरह हवा में उछल जाता है और सीधा मदर चैन के कंधों पर बैठ जाता है और साथ ही रोता हुआ बोलता रहता है, मॉम, डैड, नाथन को ब्लेम मत कीजिए। शायद उसे भूख लगी है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। बिल्कुल तैयार न होने की वजह से मदर चैन उसका वजन संभाल नहीं पाती और सीधी जमीन पर गिर जाती है। नथान घबराकर हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे मॉम, आपको मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। जल्दी उठिए, कोई इसे उनके ऊपर से हटाओ। मैं ये और नहीं देख सकता। तुम बदतमीज लड़के, तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। फादर चैन और मार्कस दौड़कर आते हैं और एडन को खींचकर नीचे उतार देते हैं। नीचे आने के बाद एडन डरे हुए अपने हाथ और पैर देखने लगता है। मदर चैन जमीन पर बैठी उससे गुस्से भरी नजरों से घूरती रहती है। तुम्हें हुआ क्या है? प्लॉट दोबारा सामने आता है। आगे लिखा होता है कि एडन होश में आकर अपनी माँ के गुस्से वाले चेहरे को देखता है और रोते हुए माफी मांगने की जल्दी करता है। मैं लुक्स एट हिज मदर्स फ्यूरियस फेस को स्लैप्स हिज मदर्स फेस में बदल देता हूँ। अगले ही पल एडन दोनों हाथों से मदर चैन के गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है और रोता हुआ कहता है, आई एम सॉरी, और थप्पड़ मारते हुए ही कहता रहता है, मॉम, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मदर चैन बिल्कुल सन्न रह जाती है। उसे लगातार कई जोर के थप्पड़ पड़ते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वो चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन एडन के हाथ जैसे उसके चेहरे से चिपक जाते हैं और वो जहां भी बचने की कोशिश करती है, उसके हाथ उसके साथ साथ चल पड़ते हैं। फादर चैन और मार्कस ये देखकर पागल होने की हालत में पहुंच जाते हैं। दोनों दौड़कर आते हैं और एडन को पकड़कर दबा देते हैं। प्लॉट का अगला हिस्सा सामने आता है। फादर चैन एडन को 2 जोर के थप्पड़ मारता है और उसे शर्म की बात कहकर डांटता है। एडन अपना चेहरा पकड़कर बार बार रहम की भीख मांगता है। मार्कस का दिल पिघल जाता है और वो दौड़कर उससे बचाने के लिए आता है। मैं मुस्कुराता हूँ और 2 स्लैप्स को 200 स्लैप्स में और शील्ड हिम को एल्बो हिम में बदल देता हूँ। अगले ही पल लिविंग रूम पूरी तरह जंग का मैदान बन जाता है। फादर चैन बिना रुके एडन को लगातार थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। पिटाई से एडन के गाल लाल होकर सूज जाते हैं। वो रोते हुए चिल्लाता है, आई एम सॉरी डैड, मेरी गलती थी, प्लीज मुझे मत मारिए। लेकिन फादर चैन तब तक नहीं रुकता जब तक पूरे 200 थप्पड़ पूरे नहीं हो जाते। वो एडन के पीछे भाग भाग कर उससे थप्पड़ मारता रहता है। पिटाई से एडन दर्द में जोर जोर से चिल्लाता है, मार्कस, मेरी मदद करो। मार्कस का दिल पिघल जाता है। डैड, इसे मत मारिए। एडन, डरो मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अगले ही पल वो अचानक आगे उछलता है और अपनी कोहनी जोर से एडन के चेहरे पर दे मारता है। एडन को चीखने का भी मौका नहीं मिलता। उसका पूरा शरीर सीधा पीछे की तरफ गिर जाता है। उसकी नाक से निकला हुआ खून हवा में एक बिल्कुल सही parabola बनाता हुआ उड़ता है। उसके सर का पिछला हिस्सा जोर से जमीन से टकरा जाता है और उसका शरीर फड़कने लगता है। मदर चैन चीख पड़ती है, उसे मत मारो। मार्कस को होश आता है। वो जल्दी से कहता है, आई एम सॉरी एडन, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं अभी फैमिली डॉक्टर को बुलाता हूँ ताकि तुम्हें बचा सके। घर आने के पहले ही दिन नाथन इतने सारे हंगामे के बाद भी बिल्कुल बिना किसी चोट के बच जाता है। पूरी फैमिली सबसे ज्यादा चोट खा चुके एडन की देखभाल में लग जाती है। अब कोई भी नाथन की तरफ ध्यान नहीं देता। अगले कुछ दिनों में एडन अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हर मौके पर नाथन को फंसाने की कोशिश करता रहता है। डिनर टेबल वाले एक सीन में एडन एक घटिया प्लान बनाता है। वो जानबूझकर सी फूड सूप बनाता है।
ये जानते हुए कि नाथन को उससे एलर्जी है, और उसके लिए एक बोल भर देता है। अगर नाथन सूप नहीं पीता तो एडन रोते हुए कहता है, नाथन, क्या तुम मुझे नीचा समझते हो? क्या इसीलिए तुम मेरे हाथ का बनाया हुआ सूप नहीं पीना चाहते? मैं लाडले थे सूप को स्लर्प थे सूप में बदल देता हूँ। अगले ही पल एडन अचानक चमचा फेंक देता है, अपना मुंह सीधा सूप के बर्तन में डाल देता है और जोर की आवाज के साथ सूप का एक बड़ा घूंट चूस लेता है। उसका चेहरा तेल और सब्जी के टुकड़ों से भर जाता है। फिर फैमिली के डरे हुए चेहरों के सामने वो अपने मुंह का सूप नाथन के सामने रखे बोल में ठूक देता है और फिर भी कहता है, नाथन, क्या तुम मुझे नीचा समझते हो? क्या इसीलिए तुम मेरे हाथ का बनाया हुआ सूप नहीं पीना चाहते? नाथन के कुछ बोलने से पहले ही पूरी फैमिली एडन पर चिल्लाती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। सजा के तौर पर फादर चैन उससे पूरा सूप का बर्तन अकेला ही पीने पर मजबूर कर देता है। बहुत ज्यादा सी फूड सूप पीने की वजह से एडन पूरी रात टॉयलेट में बिताता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो लगभग गिर ही पड़ता है। अब अगला फ्रेम अप वाला सीन आता है। एडन चुपके से अपनी डायमंड वॉच नेथन के तकिए के नीचे छुपा देता है। फिर पूरी फैमिली को चोर पकड़ने के लिए बुलाता है। मैं अंडर नेथन्स पिलो को अंडर नेथन्स हेड में बदल देता हूँ। अगले ही पल एडन वॉच पकड़कर नीचे भागता है। पूरी फैमिली के सामने वो सोफा पर लेते हुए नेथन का सर उठाता है और वॉच उसके सर के नीचे घुसा देता है। फिर वो चिल्लाता है, मॉम, डैड, नाथन, मेरी डायमंड वॉच गायब हो गई है। क्या नाथन ने उसे ले लिया? पूरी फैमिली चुप हो जाती है। सब उससे ऐसे देखते हैं जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। काफी देर की खामोशी के बाद मार्कस दांत भींचकर कहता है, एडन, ये तो सच में किसी कॉमेडी स्केच से भी ज्यादा फनी था। अपनी ही हरकत का एहसास होते ही एडन जोर से चीखता है और अपना चेहरा छुपाते हुए भाग जाता है। अब हॉर्स रांच वाला सीन आता है। फादर चैन दोनों को रांच ले जाता है ताकि उनकी सोच और एक्सपीरियंस बढ़े। एडन घमंड से मुस्कुरा कर कहता है, नाथन, तुमने पहले कभी घोड़े की सवारी नहीं की ना? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ओरिजिनल प्लॉट में एडन बहुत फुर्ती से मूव करता है, हल्की सी छलांग लगाता है और घोड़े पर बैठकर धूल उड़ाता हुआ निकल जाता है। मेरे दोस्त से स्पॉटलाइट छीनना चाहता है? बिल्कुल नहीं। मैं हाथ उठाकर राइड थे हॉर्स को कैरी थे हॉर्स में बदल देता हूँ। अगले ही पल एडन बहुत फुर्ती से मूव करता है, हल्की सी छलांग लगाता है, झुककर घोड़े के आगे वाले पैर उठाता है, उन्हें अपने कंधों पर रख लेता है और पूरे घोड़े को पीठ पर उठाकर दौड़ने लगता है। सब लोग डर और हैरानी से उससे देखते रह जाते हैं। फादर चैन को लगता है जैसे उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। नथान जोर जोर से हंस पड़ता है। वो अपने फादर को तसल्ली देते हुए कहता है, पता चला एडन देखने में कितना नाजुक लगता है, लेकिन उसमें बहुत ताकत है। सच में किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। शर्म के मारे फादर चैन मुड़कर वहां से चला जाता है। पूरा एक चक्कर दौड़ने के बाद एडन थक कर रांच के किनारे गिर पड़ता है। उसका पूरा शरीर मिट्टी से भरा होता है और उसके बालों में अभी भी घोड़े की लार चिपकी होती है। वहां मौजूद सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब भी गुस्से से भरा हुआ एडन अपना अगला निशाना स्कूल को बनाता है। स्कूल में वो जानबूझकर अपने अमीर दोस्तों के ग्रुप को भड़काता है ताकि उनका इस्तेमाल नाथन के खिलाफ कर सके। ओरिजिनल प्लॉट में डॉट जब एडन नथान का इंट्रोडक्शन करवाता है तो वो बेचारा सा चेहरा बनाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और कहता है, हाय एवरीवन, ये मेरा भाई है जिसे मेरे पेरेंट्स ने ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया है। प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखना। वो जानबूझकर बात को इतना वेग रखता है कि सबको लगता है नथान ही अडॉप्टेड है। नाथन के लिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। एडन हर मौके पर उससे तंग करता है, इसलिए मुझे नाथन की मदद करके उससे जवाब दिलवाना ही पड़ेगा। मैं मुस्कुराता हूँ और अडॉप्टेड को फाउंड में बदल देता हूँ। हाय एवरीवन, ये मेरा भाई है जिसे मेरे पेरेंट्स ऑर्फनेज से ढूंढ कर वापस लाए थे। प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनते ही सब लोग एडन को घिन भारी नज़रों से देखने लगते हैं। तो नथान ही चेन फैमिली का असली यंग मास्टर है। छ! फिर एडन को किस बात का दुख है? एक नकली आदमी जिसने किसी और की जगह छीन ली। कितना घटिया। ये अमीर घरों के लड़के और लड़कियां वैसे ही इलेजिटिमेट और अडॉप्टेड बच्चों को नीचा समझते हैं। उनमें से कुछ तो उनसे सीधी नफरत भी करते हैं। इस वजह से एडन तुरंत सबके सामने एक मैनिपुलेटिव स्कीमर के नाम से मशहूर हो जाता है। दूसरी तरफ नाथन सबकी सिंपैथी जीत लेता है। सब लोग जल्दी ही उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एडन की एक भी चाल नाथन को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। उल्टा हर बार एडन खुद ही अपनी चालों का शिकार बन जाता है और सिर्फ नाथन को हाईलाइट करने वाला कैरेक्टर बनकर रह जाता है। यहाँ तक कि फादर चैन और मदर चैन भी अपनी सोच बदलने लगते हैं।
वो सच में नाथन की तारीफ करने लगते हैं और इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि उनका असली बेटा हर तरह से इतना काबिल है। एडन हालात समझने लगता है और नाथन को तंग करना बंद कर देता है। फिर नाथन के 19 बर्थडे से थोड़ी देर पहले एडन अपने पेरेंट्स की बात छुपकार सुन लेता है। लू फैमिली की इकलौती बेटी हमारे घर में शादी करना चाहती है। ये रिश्ता नाथन को दे देते हैं। आखिर वो हमारा असली बेटा है। मैं भी सहमत हूँ। वो लड़का बहुत काबिल है और उसने खुद को साबित भी कर दिया है। हमने पहले उससे गलत समझा था। सब कुछ सेटल होने के बाद कंपनी के कुछ शेयर्स भी उससे दे देंगे। दरवाजे के बाहर ये सब सुनते हुए एडन अपनी मुट्ठियां कस लेता है और उसकी आंखों में जहर भरी चमक आ जाती है। बर्थडे बैंक्वेट वाले दिन नाथन तैयार होकर बैंक्वेट हॉल जाने के लिए कार की तरफ बढ़ता है। तभी अंडरग्राउंड पार्किंग गराज में दो मास्केड गुंडे अचानक सामने आ जाते हैं। वो ड्रग मिला हुआ रुमाल उसके मुंह पर जोर से रख देते हैं। जैसे ही नाथन बेहोश होता है, मैं घबराकर चिल्लाता हूँ, नहीं भाई, अगर तुम बेहोश हो गए तो मैं प्लॉट एडिट नहीं कर पाऊंगा। मैं उससे बचाने के लिए स्टोरी लाइन खोलता हूँ, लेकिन आगे की पूरी स्टोरी बिल्कुल खाली होती है। मेरे सामने एक लाइन लिखी हुई आती है, ओरिजिनल स्टोरी लाइन पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब आगे क्या होगा ये अननोन है। गुड लक। उसी वक्त पास से एडन की ठंडी और डरावनी हंसी सुनाई देती है। कमीने, मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे पास कोई शाडी सिस्टम है जो तुम्हारी मदद करता है। जैसे ही तुम बेहोश होते हो, वो सिस्टम बेकार हो जाता है। इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और मॉम और डैड से तुम्हें इस फैमिली से निकलवा दूंगा। वो दोनों गुंडों को नथान को कार में डालने का हुक्म देता है। मेरी हैरानी की हेड नहीं रहती जब मैं देखता हूँ कि मार्कस भी कार के अंदर बैठा हुआ है। चलो, मैंने यहाँ के सिक्योरिटी कैमरास का पहले ही इंतजाम कर दिया है। किसने सोचा था कि ये लड़का इतना काबिल निकलेगा? मॉम और डैड उससे इतनी इंपॉर्टेंस देने लगे। ना सिर्फ लू फैमिली का रिश्ता उससे देना चाहते हैं, बल्कि कंपनी के शेयर्स भी। मार्कस, टेंशन मत लो। आज के बाद ना उससे शादी मिलेगी और ना ही कंपनी के शेयर्स। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर समझदारी भरी मुस्कान देते हैं। उनकी आंखें चालबाजी और बुरी नीयत से चमक रही होती हैं। कार चल पड़ती है। मैं बेचैन होकर नथान को बार बार पुकारता हूँ, लेकिन ड्रग के असर की वजह से वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। यही वो जगह है जहाँ ओरिजिनल स्टोरी अपडेट होना बंद हो गई थी। मेल लीड के 19th बर्थडे से थोड़ी देर पहले फेक यंग मास्टर उससे बार बार फंसाता है। आखिर में मेल लीड को पूरी तरह फैमिली से निकाल दिया जाता है और वो सड़कों पर भटकने लगता है। ऑथर को इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली कि उसका आगे लिखने का मन ही खत्म हो गया। इसलिए इस पॉइंट के बाद की पूरी स्टोरी एक अननोन ब्लैंक बन गई। जब मैं चिंता से जल रहा होता हूँ, तब कार कई मोड़ लेकर आखिर एक तंग गाली में जाकर रुकती है। ऊपर देखने पर पता चलता है कि ये एक हाई एंड क्लब का पिछला एंट्रेंस है। सब गाड़ी से उतारते हैं और दोनों गुंडों को बेहोश नथान को बाहर निकालने का हुक्म देते हैं। वो नाथन को उठाकर क्लब के एक प्राइवेट रूम में ले जाते हैं। मार्कस मैनेजर को पास बुलाता है। सब कुछ तैयार है? सब कुछ तैयार है मिस्टर चैन। मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। मैनेजर ताली बजाता है और अलग अलग लुक्स वाली मॉडल्स का एक ग्रुप मुस्कुराते हुए रूम में आ जाता है। याद रखना, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं उन्हें बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना। कुछ और हिदायतें देने के बाद दोनों नथन की कार लेकर बैंक्वेट हॉल की तरफ निकल जाते हैं। बेचैन फादर चैन और मदर चैन देखते हैं कि सिर्फ ये दोनों ही वापस आए हैं। वो घबराकर पूछते हैं, नथान कहाँ है? एडन लाल आंखों के साथ बोलता है, नथन ने कहा कि वो मेरे साथ बर्थडे बैंकेट शेयर नहीं करना चाहता। उसने कहा कि वो कहीं और जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। बिल्कुल, हमने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम सिर्फ उसे जाते हुए देखते रह गए। फादर चैन धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में डांटते हैं, लानत है, उसे अभी के अभी वापस लेकर आओ। लू ग्रुप की बेटी आज सिर्फ उसके लिए यहाँ आई है। वो अंदर उसका इंतजार कर रही है। मार्कस बेचारा सा चेहरा बनाकर कहता है, मॉम, डैड, आप जानते ही हैं नथान कभी हमारी बात मानता ही नहीं। क्यों ना मैं और एडन फिलहाल गेस्ट को एंटरटेन करें, जब तक आप दोनों सोचते हैं कि क्या करना है। फादर चैन और मदर चैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मजबूरी में हाँ कर देते हैं। ठीक है, हम अभी नाथन को फोन करते हैं, तुम दोनों बाहर सब संभालो। मार्कस और एडन जल्दी से स्टेज पर चढ़ते हैं और सेरेमनी शुरू करने के लिए माइक्रोफोन उठा लेते हैं। अभी उन्होंने कुछ ही बातें बोली होती हैं कि मार्कस का फोन बज उठता है। गलती से उससे स्पीकर ऑन हो जाता है। क्लब मैनेजर की आवाज़ पूरे हॉल में साफ सुनाई देती है, मिस्टर चैन, आपके भाई ने 1 डज़न से ज़्यादा मॉडल्स बुलाई हैं। वो कह रहे हैं कि आज रात यहीं रुकेंगे और मेनू की सबसे महंगी ड्रिंक्स ऑर्डर की हैं। सब कुछ आपके अकाउंट में चार्ज किया गया है। टोटल अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पहले आपसे कंफर्म करना चाहते थे।
पूरा हॉल हैरानी से भर जाता है। फादर चैन और मदर चैन के चेहरे गुस्से से काले पड़ जाते हैं। मार्कस घबराकर कॉल काट देता है और ज़बरदस्ती हंसते हुए कहता है, गलत फहमी है, शायद रॉन्ग नंबर था। लेकिन भीड़ में से कोई पूछ बैठता है, एक मिनट, चैन फैमिली का असली यंग मास्टर कहाँ है? आज तो उसका और फेक यंग मास्टर दोनों का बर्थडे है। क्या फोन पर जिसकी बात हो रही थी वो वही तो नहीं? एडन नकली हैरानी दिखाते हुए अपना मुंह ढक लेता है। नाथन ऐसा कैसे कर सकता है? लू कपल के चेहरे गुस्से से सख्त हो जाते हैं। चेयरमैन चैन, क्या इसी तरह की सिंसेरिटी के साथ आप ये रिश्ता करना चाहते हैं? आपका बेटा इतनी बिगड़ी हुई पर्सनल लाइफ जीता है और फिर भी चाहते हैं कि वो मेरी बेटी से शादी करे? सपना देखना बंद कीजिए। उसी वक्त एक एलिगेंट कूटर गाउन पहने हुई विवियन लू शांत और कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ती है। डैड, मॉम, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। पक्के सबूत के बिना हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। उसे नाथन का बचाव करते देखकर फादर चैन और मदर चैन तुरंत हाँ में हाँ मिला देते हैं। हाँ हाँ, जरूर कोई गलतफहमी होगी। विवियन कुछ और नहीं कहती, लेकिन स्टेज पर खड़े मार्कस और एडन की तरफ ठंडी नज़र से देखती है। मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस है। जैसे ही ये दोनों स्टेज पर आए, उसी वक्त कॉल आई और वो भी स्पीकर पर लग गई। नथान के दोस्त भी उसका बचाव करने के लिए आगे आ जाते हैं। बिल्कुल, हमें भी इस बात पर यकीन नहीं है। नाथन स्कूल में बहुत मेहनती और काबिल है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। सही बात, कोई सबूत भी नहीं है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल से कुछ प्रूव नहीं होता। कौन जाने वो असली भी थी या नहीं। जब मार्कस देखता है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा, तो वो दांत भींचकर कहता है, मुझे भी यकीन नहीं है कि नाथन ऐसा कुछ कर सकता है। ऐसा करते हैं मिस लू, आप मेरे साथ उस क्लब चलिए और खुद देख लीजिए। देखना ही यकीन करना होता है। अगर ये कोई गलत फहमी है तो वहीं साफ हो जाएगी। विवियन शांति से सर हिलाकर हाँ कर देती है और लू डॉट, ठीक है, हम भी साथ चलेंगे। मदर चैन और एडन मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। फादर चैन मैनेजर और लू फैमिली के साथ क्लब की तरफ चला जाता है। जब सब प्राइवेट रूम के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं तो अंदर से मजाक उड़ाती हुई हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। फादर चैन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। वो जोर से लात मारकर दरवाज़ा खोल देता है। अगले ही पल सबके चेहरे जम जाते हैं। तेज सफ़ेद रोशनी पूरे रूम में फैल जाती है। सच में कुछ लोग नाथन के आसपास भड़काऊ अंदाज में डांस कर रहे होते हैं। लेकिन वो सब औरतें नहीं, बल्कि औरतों के कपड़े पहने हुए आदमी निकलते हैं। अरे, किसने तुम लोगों को अंदर घुसने की इजाजत दी? ग्रुप का लीडर भारी आवाज में गुस्से से चिल्लाता है। मार्कस पूरी तरह हैरान रह जाता है। तुम लोग कौन हो? उसने तो अपनी आंखों से मैनेजर को 1 डज़न से ज्यादा फीमेल मॉडल्स अंदर भेजते देखा था। फिर ये सब आदमी कैसे बन गए? ग्रुप का लीडर भी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वो चीख पड़ता है और तुरंत अपना चेहरा देखने के लिए मिरर निकालता है। आह! ये कैसे हो गया? लगभग 1 डज़न आदमी तुरंत घबराहट में इधर-उधर भागने लगते हैं। सब अपना चेहरा छुपाते हुए चिल्लाते हैं और रूम से बाहर भाग जाते हैं। अब जाकर फादर चैन और लू फैमिली रूम के अंदर का सीन ठीक से देख पाते हैं। नथान सोफा के बीच में बिल्कुल शांत और सीधा बैठा होता है। वो हैरानी का नाटक करते हुए कहता है, ओह डैड, मॉम, मार्कस, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? ये लोग कौन थे? ये लू ग्रुप के चेयरमैन और उनकी वाइफ हैं और ये मिस विवियन लू हैं। फादर चैन जल्दी से सबका इंट्रोडक्शन करवाता है। नाथन खड़ा होता है और प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, चेयरमैन लू, मिसेस लू, मिस लू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप वैसे ही नहीं बल्कि अफवाहों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। यंग मास्टर चैन, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। फादर चैन मौका देखकर पूरे रूम को गौर से देख लेता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि नथन ने कोई गलत काम नहीं किया, तब जाकर वो चैन की सांस लेता है। तुम बैंक्वेट हॉल क्यों नहीं आए? यहाँ क्या कर रहे थे? ये सुनते ही नथन मार्कस की तरफ नाराज नजर से देखता है और बिल्कुल वही बोलता है जो मैंने उससे सिखाया था। मार्कस ने मुझे यहाँ आने को कहा था। उन्होंने बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं इंतजार कर रहा था, तभी वो 1 डज़न आदमी अचानक अंदर आ गए और मेरे लिए डांस करने की जिद करने लगे। मुझे ये काफ़ी एंटरटेनिंग लगा, तो मैंने उन्हें करने दिया। मैंने ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं। मार्कस, क्या जिन इंपॉर्टेंट लोगों की आप बात कर रहे थे वो चेयरमैन लू, उनकी वाइफ और मिस लू थे? लेकिन हमें इनसे यहाँ क्यों मिलना था? हम बैंक्वेट में भी तो मिल सकते थे। सब लोग एक ही तरह के उलझन भरे चेहरे के साथ मार्कस की तरफ देखते हैं। इस वक्त मार्कस के दिमाग में घबराहट मची हुई होती है। ये सब आखिर हुआ कैसे? नाथन होश में कब आया? और वो फीमेल मॉडल्स आदमी कैसे बन गए? लेकिन वो समझ जाता है कि ज़्यादा सोचने का ये वक्त नहीं है।
वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहता है, मैं एडन के लिए परेशान था। डैड, उसे अभी तक नहीं पता कि लू फैमिली नेथन के साथ रिश्ता करना चाहती है। मुझे डर था कि उसे बुरा लगेगा, इसलिए मुझे यही सबसे अच्छा प्लान लगा। उसके लिए तुमने काफ़ी मेहनत की, लेकिन उस फ़ोन कॉल का क्या? शायद क्लब मैनेजर ने गलती से रॉन्ग नंबर मिला दिया था। हम उससे पूछकर कंफर्म कर लेते हैं। वो क्लब मैनेजर को बुलाता है। मार्कस का इशारा समझकर मैनेजर बार बार माफ़ी मांगता है। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर चैन, मैंने गलती से आपका नंबर किसी और जेंटलमैन के नंबर से मिला दिया था। सब बात साफ होने के बाद फादर चैन हाथ हिलाकर कहता है, जब सब सिर्फ एक गलत फहमी थी तो जाओ और नाथन के लिए सब कुछ ठीक से क्लियर कर दो, वरना उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। मार्कस के पास गुस्से को अंदर दबाकर सर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। विवियन बोलती है, मैं यंग मास्टर चैन के साथ एक ही कार में वापस जाऊंगी। दोनों को थोड़ा अकेला वक्त देने पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। सब हाँ में सर हिला देते हैं। फादर चैन मार्कस को जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लेता है। मैं भी नथान के साथ विवियन की कार की पैसेंजर सीट तक चला जाता हूँ। उसके परफ्यूम की हल्की सी लकड़ी जैसी खुशबू हवा में फैल जाती है। नथन, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा काबिल निकलोगे। उसके होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ जाती है। नथान कुछ पल के लिए उससे देखकर बिल्कुल चुप रह जाता है। तुम मुझे जानती हो? हाँ, असल में हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, बस शायद तुम्हें याद नहीं। गाड़ी चलाते हुए वो 10 साल पुरानी बात बताना शुरू करती है। पता चलता है कि जब ओरिजिनल मेल लीड सिर्फ 9 साल का था, तब उसने सड़क के किनारे कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स को एक लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाते हुए देख लिया था। उस वक्त वो सिर्फ एक दुबला पतला छोटा सा लड़का था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनकी तरफ दौड़ा, अपना स्कूल बैग उन पर मारने लगा और पूरी ताकत से उन्हें लात मारता रहा। आखिर में वो एक ट्रैफिकर के हाथ से लटक गया। ट्रैफिकर ने उसे जोर से फेंक दिया। वो लगभग 3 मीटर दूर जाकर गिरा। उसका सर सड़क के किनारे के पठार के खंबे से टकरा गया और जमीन पर खून फैलने लगा। उसके मचाए हुए शोर की वजह से बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। मजबूरन ट्रैफिकर्स उस लड़की को छोड़कर भाग गए। विवियन कहती है, वो लड़की मैं थी। वो हल्की सी मुस्कुराती है। मैं और नथान दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। उस वक्त मैं इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी कि कई दिनों तक बीमार रही। जब मैं ठीक हुई, तब मैंने उस याद को पूरी तरह भुला दिया था। पिछले साल जब मैं वापस देश आई और चैन फैमिली के वेलकम बैंकेट में तुम्हें देखा, जो उनके असली बेटे के लिए रखा गया था, वो नाथन की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराती है। तो एक ही पल में मुझे सब कुछ याद आ गया। तो बताओ, यहाँ असल में क्या चल रहा है? मार्कस की एक भी बात पर मुझे यकीन नहीं है। पिछले 1 साल से एडन चुपके चुपके नाथन पर नजर रखता आ रहा था, और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि उसने उन जगहों पर लिसनिंग डिवाइसेस लगा दिए थे जहां नाथन कभी चेक करने का सोच भी नहीं सकता था। नाथन की बातों से ही उससे मेरे सिस्टम के बारे में पता चल गया। फिर उसने ये बात मार्कस को बताई। उसने समझाया कि सिस्टम सिर्फ तब काम करता है जब नाथन होश में होता है। ये सुनते ही मार्कस मुस्कुरा दिया। अच्छा हुआ तुम्हें ये पता चल गया, वरना हम दोनों अपना सब कुछ उसके हाथ हार देते। उसके बाद उसने एडन के साथ मिलकर नाथन को फैमिली से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले जब वो लोग क्लब आ रहे थे, तब फीमेल मॉडल्स नथान को होश में लाने की दवा पहले ही दे चुकी थी। वो सिर्फ उस पाल का इंतजार कर रहे थे जब दरवाज़ा खुलेगा और नथान को मॉडल्स के साथ रेंज हाथ पकड़ लिया जाएगा। जैसे ही नथान को होश आया, मेरा सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो गया। स्टोरी लाइन सामने आ गई। उसमें लिखा था, फादर चैन जोर से रूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर आते ही देखता है कि क्लब की 1 डज़न से ज़्यादा फीमेल मॉडल्स नाथन को घेर कर खड़ी हैं। मैंने बिना 1 सेकंड सोचे फीमेल मॉडल्स को मेल मॉडल्स में बदल दिया। इसी वजह से अभी थोड़ी देर पहले वो अजीब सा सीन हुआ था। ये सुनकर नाथन अपने माथे का पसीना पोंछता है और शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, भाई, तुम्हारी वजह से एक बार फिर मेरी जान बच गई। इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं, लेकिन विवियन को ये सब कैसे समझाओगे? उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास सिस्टम है। मुझे डर है कि वो सोचे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बस देखते जाओ, मैं संभाल लूंगा। नाथन गला साफ करता है और विवियन से बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कहता है, बहुत जल्द तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं हवा में तैरते हुए उसकी तारीफ में हाथ उठा देता हूँ। इस बीच फादर चैन, मार्कस और लू कपल के साथ बैंकेट हॉल वापस आ जाता है। एडन तुरंत उनके पास आकर पूछता है, डैड, मॉम, मार्कस, क्या नाथन मिल गया? लेकिन उनके चेहरों पर वो एक्सप्रेशन नहीं होता जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसके अंदर तुरंत घबराहट शुरू हो जाती है।
फादर चैन सीधे अंदाज में जवाब देता है, वो मिस लू के साथ उसी कार में हमारे पीछे आ रहा है, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। ये बोलते हुए वो मार्कस की तरफ तिरछी नज़र से देखता है। मार्कस चाह कर भी माना नहीं कर सकता। वो स्टेज पर जाता है, माइक्रोफोन उठाता है और सबसे कहता है, सब लोगों, जो कुछ पहले हुआ था वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। हम खुद जाकर सब कंफर्म कर आए हैं। क्लब मैनेजर ने गलती से रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। भीड़ के सब लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें पहले से ही पता था। नथान के दोस्त अपने ग्लासेस टकराते हुए हंसने लगते हैं। देखा, हमने पहले ही कहा था, नथान ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है। मार्कस को अपनी बात बदलते देख एडन उससे गुस्से भरी नज़र से देखता है। मार्कस ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो और फिर से मेहमानों का स्वागत करने लगता है। जब नथान और विवियन साथ साथ बैंक्वेट हॉल में वापस आते हैं तो पूरी भीड़ उनके लिए तालियां बजाने लगती है। क्या परफेक्ट जोड़ी है। सच में दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये देखकर एडन का चेहरा और भी उतार जाता है। वो नाथन का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ खींचता है। नाथन, सबको और इंतजार मत करवाओ, चलो केक काटते हैं। मैं आगे वाली स्टोरी लाइन खोलता हूँ। केक काटते वक्त एडन जानबूझकर फिसलने का नाटक करता है और सीधा केक के ऊपर गिर जाता है। फिर हैरान खड़े नथान की तरफ देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। नथन, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं हंस पड़ता हूँ और स्लिप वंस को स्लिप सेवरल टाइम्स इन अ रो और क्राइंग को लाफिंग में बदल देता हूँ। अगले ही पल एडन का पैर फिसल जाता है और वो सीधा 2 मीटर ऊंचे केक के अंदर जा गिरता है। नथन घबराकर पीछे हट जाता है। एडन, तुम ठीक हो? एडन के हाथ पैर अपने आप हिलने लगते हैं। वो खुद ही उठकर वापस उसी जगह जाता है और फिर से केक में जा गिरता है। सब लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं। ये हो क्या रहा है? एडन फिर उठता है, उसी जगह जाता है और फिर गिर जाता है। वो ये बार बार करता रहता है। 5वीं बार तक उसका सूट पूरा क्रीम से भर चुका होता है और उसका चेहरा रेनबो जैसे रंगों से भर जाता है। तुम बदतमीज लड़के, ये क्या कर रहे हो? अभी के अभी बंद करो। फादर चैन और मदर चैन शर्म से पानी पानी होकर गुस्से में चिल्लाते हैं, लेकिन एडन उनकी एक नहीं सुनता और कई बार और गिरता रहता है। केक पूरी तरह कुचल दिया जाता है। सर से पैर तक क्रीम में लिपटा हुआ वो नाथन की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। नाथन मासूमियत से कहता है, हाँ, एडन, तुम बार बार क्यों कह रहे हो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया? मैं तो इतनी दूर खड़ा हूं, मैं तुम्हें धक्का कैसे दे सकता हूं? तुम तो खुद ही गिर रहे हो। बिल्कुल सही। लगता है इस फेक यंग मास्टर के दिमाग में ही कुछ प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है इसे बस सबके सामने एक्टिंग करने का शौक चढ़ गया है। हाँ, कितना रिडिकुलस है। शुक्र है असली यंग मास्टर इतना शांत और समझदार है, वरना चैन फैमिली का फ्यूचर तो बर्बाद हो जाता। हॉल में लोगों की ये बातें फादर चैन और मदर चैन के लिए थप्पड़ जैसी लगती हैं। गुस्से से दांत भींचकर वो बॉडीगार्ड्स को एडन को स्टेज से घसीट कर ले जाने का ऑर्डर देते हैं। होश में आते ही एडन चीख पड़ता है, डैड! नाथान ने मुझे फंसाया है। उसके पास एक सिस्टम भी है। हमेशा से वही मुझे नुकसान पहुंचाता आ रहा है। लेकिन सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि नाथान पूरे वक्त एक ही जगह खड़ा था और हिला तक नहीं था। इसलिए सब लोग उसकी तरफदारी करने लगते हैं। अडॉप्टेड बेटा तो अडॉप्टेड ही रहेगा और अब असली यंग मास्टर पर इल्जाम भी लगा रहा है। सिस्टम की बात कर रहा है। कितनी हंसी की बात है। लगता है बहुत ज्यादा बेकार नॉवेल्स पढ़ ली हैं। अब ये भी कह दें कि नाथन काला जादू करता है। हाँ, कितना रिडिकुलस है। फादर चैन का चेहरा काले बादल जैसा हो जाता है। बॉडीगार्ड्स को एडन को ले जाने का ऑर्डर देने के बाद वो मेहमानों से माफ़ी मांगते हैं। सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लगता है मेरे अडॉप्टेड बेटे को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। मैं इसे अच्छे हॉस्पिटल भेजकर इसका चेकअप करवाऊंगा। मदर चैन भी नाथन को तसल्ली देती हैं। नाथन, उदास मत हो। मैं अभी नया केक मंगवाती हूँ। थैंक्स मॉम और डैड। मैं उदास नहीं हूँ। मुझे बस एडन की थोड़ी चिंता हो रही है। उसकी चिंता मत करो। चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नया केक आने के बाद दोनों नथान के साथ खड़े होते हैं। नथान केक काटता है और कैंडल्स बुझा देता है। लू कपल विवियन को स्टेज पर लेकर आते हैं ताकि वो अपनी ब्लेसिंग्स दे सके। विवियन भी आगे बढ़ती है और नाथन को अपने हाथों से बनाई हुई एक ऑयल पेंटिंग गिफ्ट करती है। पेंटिंग में एक लड़का दिखाया गया है जिसके सर से खून बह रहा है। वो बहादुरी से एक लड़की को ह्यूमन ट्रैफिकर से बचा रहा है और वो लड़की डरे हुए और रोते हुए उस लड़के को देखकर उसे एक कैंडी दे रही है। उसकी आंखों में तसल्ली और प्यार भरा हुआ है। विवियन माइक्रोफोन लेती है और पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए सबको उसका मतलब समझाना शुरू करती है। सब लोग उसकी बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। किसने सोचा था कि 10 साल पहले ही किस्मत ने इन दोनों को मिला दिया था। सच में दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। विवियन प्यार और गंभीर आवाज में नाथन से कहती है, नाथन,
क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का एक मौका दोगे? नाथन कुछ पल के लिए रुक जाता है। जैसे ही वो जवाब देने वाला होता है, एक आवाज सुनाई देती है। ये किस्मत का रिश्ता असली नाथन के लिए था। जब वो खुद वापस आएगा, तब ये फैसला उसी पर छोड़ देते हैं। नाथान पेंटिंग ले लेता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, फिलहाल दोस्ती से शुरुआत करते हैं। आखिर हम अभी तक एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठता है। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो वो चैन फैमिली का असली यंग मास्टर है। डॉट। फादर चैन और मदर चैन के फ्यूचर का असली यंग मास्टर वही है। इतना समझदार और शांत। विवियन मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाती है। पूरा हॉल तालियों और चीयर से गूंज उठता है। लेकिन एक कोने में खड़ा मार्कस बर्फ जैसा ठंडा चेहरा लिए सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में जलन और बुरी नीयत साफ नजर आ रही होती है। इस बीच एडन को बंद करके रखा जाता है। हर दिन उसे हॉस्पिटल के बेड पर बांध दिया जाता है। उस पर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी की जाती है और उसे बहुत ज़्यादा साइकेट्रिक मेडिसिन खिलाई जाती हैं। आखिरकार एडन सच में अपना दिमाग खो बैठता है। हॉस्पिटल के रूम के ग्लास के उस पार खड़े फादर चैन और मदर चैन बार बार सर हिलाते हैं। चलो, इसे यहीं ठीक होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके लिए हमारी तरफ से यही आखिरी दया होगी। उस दिन के बाद वो कभी भी एडन से मिलने नहीं आते। आखिर अब वो सिर्फ एक मेंटल पेशेंट रह गया था, एक अडॉप्टेड बेटा जो अब किसी काम का नहीं था। इस दौरान नाथन और विवियन की दोस्ती बहुत जल्दी गहरी होने लगती है। जब दोनों साथ में पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने वाले होते हैं, तभी नथान का एक बार फिर किडनैपिंग हो जाता है। एक रात देर से रोड पर अचानक कुछ आदमी उसकी कार के सामने आ जाते हैं। मैं स्टोरी लाइन देख भी नहीं पाता कि वो लोग विंडो ब्रेकिंग हैमर निकालकर कार का शीशा तोड़ देते हैं। फिर सीधा नथान के चेहरे पर बेहोशी की ड्रग स्प्रे कर देते हैं। नथान को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। हे भगवान, हद ही हो गई। लगता है अगली बार इसे घर से निकलते वक्त गैस मास्क पहनना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि वो लोग उससे अभी मारना नहीं चाहते थे। वो उसे कार में डालते हैं और शहर से बाहर एक सुनसान वेयरहाउस में ले जाते हैं। जब मैं देखता हूँ कि इस किडनैपिंग के पीछे कौन है, तो मैं शॉक में जम जाता हूँ। मिस्टर चैन, हम इसे ले आए। मास्केड किडनैपर लीडर बहुत इज्जत से मार्कस से कहता है। बहुत अच्छा। अब बस मेरी बाकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। इसका काम तमाम कर दोगे तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। फिक्र मत कीजिए। मार्कस नाथन के गाल पर थपकी मारते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, आखिर तुम मेरे अपने भाई हो, इसलिए पहले मैं तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन तुमने अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके एडन को वेजिटेबल बना दिया। अब मेरी बेरहमी का बुरा मत मानना। मैं हवा में तैरते हुए उसे मिडिल फिंगर दिखाता हूँ। बकवास बंद करो, तुम सिर्फ डर गए हो, इसलिए प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो। बस अपनी हरकतों को अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो। लेकिन मेरी बात उस तक पहुंच ही नहीं सकती। किडनैपर्स नाथन को कुर्सी से बांध देते हैं। मार्कस अपने कपड़े भी फाड़ लेता है। वो खुद को भी हॉस्टेज दिखाने के लिए अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लेता है। सब तैयार हो जाने के बाद किडनैपर मार्कस के फ़ोन से फादर चैन को वीडियो कॉल करता है। कॉल कनेक्ट होते ही कैमरा बेहोश नथन और डरा हुआ दिखने का नाटक करते मार्कस की तरफ घूम जाता है। चेयरमैन चैन, आपके दोनों बेटे हमारे कब्जे में हैं। पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश मत करना, वरना दोनों को तुरंत मार देंगे। फादर चैन और मदर चैन बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्लीज कोई जल्दबाजी मत करो, उन्हें मत चोट पहुंचाओ। तुम जो चाहो हम बात करके सुलझा लेंगे। किडनैपर लीडर कहता है, सुना है चेयरमैन चैन अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते हैं, तो एक चॉइस देता हूँ। 100 मिलियन लेकर आओ, लेकिन बचा सिर्फ एक को सकते हो। क्या हम दोनों को नहीं बचा सकते? दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं और उनकी आवाज़ कांपने लगती है। किडनैपर लीडर ठंडी नज़र से देखकर कहता है, नहीं, आधे घंटे के अंदर 100 मिलियन कैश लेकर आओ। कोई चालकी की तो दोनों मर जाएंगे। मदर चैन घबरा कर कहती हैं, मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगी, प्लीज दोनों को छोड़ दो। जैसे ही वो खड़ी होने लगती हैं, मार्कस अचानक अपने मुंह से कपड़ा निकालकर चीखता है, मॉम, डैड, मेरी फिक्र मत करो, पहले नाथन को बचा लो। मैं चुपचाप उसकी एक्टिंग देखता रहता हूँ। किडनैपर लीडर गुस्से से चीखता है, कमीने, मैंने तुझे चुप रहने को कहा था। वो मार्कस के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारता है। एक आदमी तुरंत कपड़ा उठाकर दोबारा मार्कस के मुंह में ठूंस देता है। बहुत बोलना पसंद है ना? तो .ISKE सारे दांत तोड़ दो, फिर इसके कपड़े उतारकर इसे बांध दो और बुरी तरह पीटो। मार्कस को घसीटकर कैमरा से बाहर ले जाया जाता है। मदर चैन जोर से चीखती हैं, नहीं, प्लीज, हम इसे चुनते हैं, प्लीज मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। हनी, नाथन अभी भी बेहोश है, वो अभी तुरंत खतरे में नहीं है। पहले हमारे बड़े बेटे को बचा लो,
प्लीज। किडनैपर गुस्से में कहता है, जल्दी फैसला करो। ठीक है, बस रुक जाओ, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। आधे घंटे बाद वो लोग रैंसम की रकम लेकर पहुंच जाते हैं। किडनैपर्स मार्कस के सर पर हुड पहनाकर उसे कार में बिठा देते हैं और वापस भेज देते हैं। फादर चैन और मदर चैन मार्कस को ध्यान से चेक करते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो ठीक है, तब दोनों राहत की सांस लेते हैं। जैसे ही वो नाथन को भी छुड़ाने की बात करने वाले होते हैं, किडनैपर लीडर पिस्टल निकालकर सीधा नाथन के सिर पर तान देता है। फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी जगह इसे चुना है। अब तुम आराम से मर सकते हो। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। दोनों माँ बाप कैमरा की तरफ देखकर डर से चीख उठते हैं। जैसे ही किडनैपर ट्रिगर दबाता है, सब लोग गोली चलने की आवाज का इंतजार करते हैं। लेकिन गोली चलने की जगह छपक! नाथन के चेहरे पर पानी छिड़क जाता है। किडनैपर लीडर हैरानी से जम जाता है। फादर चैन, मदर चैन और मार्कस भी शॉक में रह जाते हैं। नथान धीरे से आंखें खोलता है और कैमरा की तरफ देखकर शांत मुस्कुराता है। एक ही ट्रिक दूसरी बार काम नहीं करती। क्या तुम्हें लगा था कि मैं बिना तैयारी के आऊंगा? जब किडनैपर्स कार का शीशा तोड़ रहे थे, तभी नाथन ने अपनी सांस रोक ली थी। और उसी वक्त मैंने स्टोरी लाइन एडिट कर दी थी। मैंने सेडेटिव स्प्रे को टॉनिक स्प्रे में बदल दिया था। इसलिए नाथन सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उससे पहले ही मैंने लीडर के हाथ वाली पिस्टल को वाटर गुंड में बदल दिया था। मार्कस का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो घबराकर किडनैपर लीडर की तरफ देखता है, लेकिन लीडर को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। वो हवा में कुछ और शॉट्स फायर करता है। हर बार सिर्फ पानी ही छिड़कता है। साला, मुझे यकीन नहीं होता कि आज भी मैं तुझे खत्म नहीं कर पा रहा। कोई चाकू लाओ। मैं तुरंत स्टोरी लाइन देखता हूँ। उसमें लिखा होता है कि एक आदमी अपनी कमर से चाकू निकालकर लीडर को देता है। मैं नाइफ को पूप में बदल देता हूँ। अगले ही पल वो आदमी अपनी कमर के पीछे से गरम गरम पॉटी का एक ढेला निकालकर सीधा लीडर के हाथ में दे देता है। किडनैपर लीडर गुस्से से पागल हो जाता है। वो दूसरे आदमी के हाथ से गुण छीन लेता है और उसी आदमी को गोली मारने के लिए निशाना बनाता है। मैं फिर स्टोरी लाइन देखकर सुबॉर्डिनेट को हिज ओन ग्रॉइन में बदल देता हूँ। अगले ही पल लीडर का हाथ अपने आप मुड़ जाता है और गुण सीधा उसके खुद के क्रॉच की तरफ हो जाती है। गोली चलने की आवाज के साथ ही लीडर दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। वो गुण फेंक देता है और जमीन पर लौटपोट होकर तड़पने लगता है। उसके आदमी घबराकर उसकी मदद करने दौड़ते हैं। मैं एक बार फिर स्टोरी लाइन एडिट करता हूँ। हेल्प हिम को बीट हिम में बदल देता हूँ। अगले ही पल सबके चेहरे बदल जाते हैं। सब अपनी अपनी कमर से हथियार निकाल लेते हैं। किसी के हाथ में चबुक होता है, किसी के हाथ में फोल्डिंग स्टूल, और एक सबसे खतरनाक आदमी ईंट निकाल लेता है। लीडर अपना क्रॉच पकड़े हुए डर के मारे चीखता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? दूर रहो! किडनैपर्स को आपस में लड़ते देख फादर चैन और मदर चैन तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। जब तक पुलिस उस सुनसान फैक्ट्री में पहुंचती है, तब तक लीडर लगभग मौत के करीब पिट चुका होता है। लीडर और उसके सारे आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। नथान को भी सुरक्षित बचा लिया जाता है। फादर चैन और मदर चैन भागते हुए उसके पास आते हैं। उसका हाथ पकड़कर पछतावे और डर से कहते हैं, हमें माफ कर दो नथान। तुम हमसे नाराज तो नहीं होगे ना कि हम तुम्हें पहले नहीं बचा सके? नाथन शांत होकर कहता है, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आखिर उस वक्त मार्कस ज्यादा खतरे में था। ये सुनकर दोनों का नाथन के लिए प्यार और बढ़ जाता है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये सच सामने आता है कि इस सब का असली मास्टरमाइंड मार्कस ही था, तो दोनों के पैरों टाले जमीन खिसक जाती है। फादर चैन गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, नलायक, मैंने कभी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मार्कस इतना जालिम हो सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपने ही भाई को मरने की कोशिश करोगे। मार्कस घबराकर सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन किडनैपर्स उसके खिलाफ सारे सबूत पेश कर देते हैं। दरअसल उन्हें पहले ही शक था कि मार्कस बाद में बाकी पैसे देने से मुकर सकता है, इसलिए उनके लीडर ने चुपके से उसकी हर बात रिकॉर्ड करवा ली थी। अब गवाहों और वीडियो एविडेंस के सामने मार्कस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। कोर्ट उस पर किडनैपिंग, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, इंटेंशनल असॉल्ट और अटेम्प्टेड मर्डर जैसे सीरियस चार्जेस साबित कर देता है। इन सभी जुर्मों की सजा मिलाकर मार्कस को 20 साल की जेल सुना दी जाती है। कोर्ट के अंदर मार्कस गुस्से से नाथन पर चिल्लाता है, 19 साल पहले जब तुम्हारी अदला बदली हुई थी, तभी मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। ये बात सुनकर फादर चैन और मदर चैन को समझ आ जाता है कि मार्कस बचपन से ही इतना खतरनाक और लालची था। सिर्फ चैन फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए उसने अपने ही भाई के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच दी। उसी वक्त फादर चैन अपने लॉयर को बुलाते हैं और मार्कस के सामने डिसोनमेंट अग्रीमेंट रख देते हैं। आज से तुम चैन फैमिली का हिस्सा नहीं हो। आज के बाद तुम जिंदा रहो या मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा तुमसे हर रिश्ता खत्म।
मार्कस गुस्से में चीखता है, कभी नहीं। ये पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। मैं इतने सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। नाथन सब कुछ कैसे ले सकता है? मैं तुरंत स्टोरी लाइन एडिट करता हूँ और रिफ्यूजेस टू साइन को अग्रीज टू साइन में बदल देता हूँ। अगले ही पल मार्कस का हाथ उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। वो मजबूरी में पेन उठाता है और अग्रीमेंट पर अपने साइन कर देता है। फिर भी वो गुस्से में बोलता रहता है, नाथन, ज्यादा खुश मत हो। 20 साल बाद जब मैं जेल से बाहर आऊंगा, तब भी मुझे इनहेरिटेंस का हक मिलेगा। सब लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हैं। तुम अग्रीमेंट पर साइन कर चुके हो, अब तुम्हारा किस बात का इनहेरिटेंस? मैं हवा में मुस्कुराता हुआ सोचता हूँ, मुझसे टक्कर लेने चला था। मार्कस को गुस्से और नफरत के साथ पुलिस ले जाती है। उस दिन के बाद नाथान ऑफिशियली चैन फैमिली का इकलौता और असली वारिस बन जाता है। फादर चैन और मदर चैन को अपनी पुरानी गलतियों का इतना पछतावा होता है कि वो हर तरह से नाथन की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद जब नाथान और विवियन पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले होते हैं, उससे एक सपना आता है। उस सपने में नॉवल का असली नाथन सामने आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू, तुम दोनों ने मेरी दुखड़ किस्मत बदल दी और मुझे एक नई जिंदगी दी। मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। अच्छे लोग हमेशा हैप्पी एंडिंग डिजर्व करते हैं। और वैसे भी हमें भी काफ़ी मज़ा आया और रिवॉर्ड भी मिल गया। टोटल विन विन सिचुएशन। इतना कहने के बाद एक तेज़ रोशनी चमकती है और हम दोनों अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। तभी हमारे फ़ोन्स पर बैंक का नोटिफिकेशन आता है, 100 मिलियन रिसीव्ड। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, 100 मिलियन! हम सच में अमीर बन गए! और उस दिन के बाद हम दोनों बिना किसी टेंशन के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। सिर्फ उस पैसे के इंटरेस्ट पर दुनिया घूमते हैं और